कल मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया, डॉक्टर मेरे फादर 60 ईयर ओल्ड है एंड क्या उनके लिए ज्वेल एसीएल यानी सिंथेटिक एसीएल एक बेटर ऑप्शन है। मैंने जवाब दिया हाँ बिल्कुल, अगर सर्जरी की इंडिकेशन सही है तो डेफिनेटली ज्वेल एसीएल यानी सिंथेटिक एसीएल एक बेटर ऑल्टरनेटिव है। एक तो आपको सर्जरी साइट में पेन कम होगा, आपका मसल से टेंडन नहीं लिया जाएगा, मसल वीक नहीं होगी तो रिकवरी फास्टर होगी एंड गिवन द एज आप रिहैब अच्छे से कर सकते हो। देन मैंने एक सेकंड क्वेश्चन पूछा, लेकिन आर यू श्योर क्या उनको एसीएल की सर्जरी की रिक्वायरमेंट है? हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर सुरभि, आई एम एमडी स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट। जब मैंने उनसे पूछा कि उनको एसीएल सर्जरी की रिक्वायरमेंट क्यों है तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर मेरे फादर फिजिकली बहुत एक्टिव हैं एट द एज ऑफ 60 एंड इसलिए वी आर ऑप्टिंग फॉर द एसीएल सर्जरी। फेयर इनफ। लेकिन जब मैंने एमआरआई रिपोर्ट देखी तो एक फाइंडिंग ऐसी थी जिसके कारण मुझे लगा we need to make this video, we need this discussion। तो उनके MRI में लिखा था ACL tear along with arthritic changes। एंड वही मुझे लगा कि हम सबसे बड़ा क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही नहीं रहे, हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा ग्राफ्ट लो, क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग, पैटेलर टेंडन, सिंथेटिक। लेकिन जो बिगेस्ट क्वेश्चन तो वो ये है कि क्या पेशेंट को ACL सर्जरी की रिक्वायरमेंट है? कैसे डिसाइड होगा कि इस पेशेंट को ACL सर्जरी करानी चाहिए या नहीं? और ये सवाल सिर्फ उन 60 ईयर ओल्ड पेशेंट का नहीं है, बल्कि हज़ारों पेशेंट का है जो हर साल एसीएल सर्जरी करा रहे हैं। काफ़ी ऐसे पेशेंट हैं जिनको रिक्वायरमेंट ही नहीं थी लेकिन उनकी सर्जरी हो गई। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट फ्रेमवर्क दूंगी रिगार्डिंग योर एसीएल टीयर। तो इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि एसीएल टीयर के बाद क्या होता है, सर्जरी किनको करानी चाहिए, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या आपके ऑप्शन है, इन दोनों के बीच में कैसे आप डिसाइड करेंगे, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वाई शुड योर MRI एक अकेला डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए फॉर योर ACL टीयर ट्रीटमेंट ऑप्शन। सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं, ACL टीयर डज नॉट मीन ऑटोमेटिकली सर्जरी। ACL हमें रोटेशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जब ये ACL टीयर होता है हर पेशेंट सेम बिहेव नहीं करता। हमने पेशेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है, कैटेगरी 1, 2 एंड 3। कैटेगरी 1 पेशेंट का नी इतना अनस्टेबल है कि वो नॉर्मल वॉकिंग नहीं कर पा रहा इवन विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उसको एक्सेसिव सपोर्ट की जरूरत है। ऐसे पेशेंट को हमने बोला नॉन कूपर। कैटेगरी 2 पेशेंट को हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दी, न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग दी, नाउ ही इज एबल टू डू रनिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट। ऐसे पेशेंट को हमने बोला कूपर। नाउ कैटेगरी 3 यानी इन दोनों के बीच का। तो पहले बात करते हैं कि इनको ACL सर्जरी करानी चाहिए। अगर आपको इंस्टेबिलिटी आ रही है बार बार इवन आफ्टर रिहैब, यानी आप एक नॉन कूपर हैं, तो आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए, क्योंकि जितनी बार इंस्टेबिलिटी आएगी उतनी बार आपका मेनिस्कस एंड कार्टिलेज डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या आप कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलते हैं जैसे कि रेसलिंग, फुटबॉल, कबड्डी, क्योंकि यहाँ आपके पिवटिंग मूवमेंट्स के चांसेस ज़्यादा हैं, रोटेशनल इंस्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इसलिए सर्जरी बेटर ऑप्शन है। या आपका करियर या आपका वर्क ऐसा हाई डिमांडिंग टाइप है जैसे कि आर्मी, फायर फाइटर, यानी हाई डिमांडिंग जॉब है, तो ऐसे में भी आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यू कैन नॉट इग्नोर एसोसिएटेड इंजरी। तो अगर आपका मेनिस्कस डैमेज है, कार्टिलेज डैमेज है एंड ACL भी टीयर है, तो ऐसे में ACL को रिकंस्ट्रक्ट करना और इनको ट्रीट करना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्जरी का। नहीं करोगे तो क्या होगा, घुटनों को बार बार रगड़ आएगी और अर्थराइटिस यानी घुटना खराब होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। देखो, एज एक फैक्टर है जो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप फंक्शनल एज को नहीं मिस कर सकते। सपोज आप 25 की एज के हो और आपका एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, तो आपकी सर्जरी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। लेकिन वहीं अगर आप 60 ईयर्स को और आप मैराथन रनर हो और कोई और स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपकी सर्जरी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो एज तो एक फैक्टर है ही, लेकिन क्रोनोलॉजिकल एज इज मोर सुपीरियर देन अलोन एज। प्लस क्या आपकी नी में अर्थराइटिस है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। सो इफ़ यू आर एट एज ऑफ 60, यू आर एक्टिव एंड येट आपकी नी में अर्थराइटिस है, तो गोइंग फॉर एन ACL सर्जरी इज एक्चुअली नॉट अ स्मार्ट डिसीजन। सिंपल सी एक बात समझो, अगर नी में अर्थराइटिस है ऑलरेडी और हम ACL सर्जरी कराएंगे, आफ्टर ACL सर्जरी नी रेस्ट पे जाएगा, लोड और ज़्यादा नी पे बढ़ जाएगा और ऐसे में अर्थराइटिस और ज़्यादा प्रोग्रेस हो सकता है। दूसरा, अगर ऑलरेडी अर्थराइटिस है तो ACL सर्जरी के सक्सेसफुल होने के चांसेस ऑलरेडी कम हो जाते हैं। देखो, ACL टीयर के बाद ACL रिकंस्ट्रक्शन करना इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम नी में अर्थराइटिस डेवलप होना नहीं देना चाहते। एक अनस्टेबल नी में अर्थराइटिस जल्दी प्रोग्रेस करेगा। तो जिस नी में ऑलरेडी अर्थराइटिस है एंड यू आर कंस्ट्रक्टिंग ACL सर्जरी, रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो ACL का, तो यू आर एक्चुअली नॉट अचीविंग मच बाय डूइंग सो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सर्जरी के लिए राइट कैंडिडेट नहीं हो तो बल्कि नॉन सर्जिकल आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है, तो क्या करना है? देखो, रेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना, चाहे सर्जरी कराओ या ना कराओ। ACL टीयर के बाद आपका रिहैब स्टार्ट होता है। रिहैब होता है फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 फॉर्म में।
अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो फेज 4 तक जाना तो एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है ही, क्योंकि फेज 1 में हमारा गोल होता है रेंज ऑफ मोशन को कंप्लीट लेकर आना, नी की बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाना, जो हम फेज 2 में इंक्रीज करते हैं। फेज 3 में हम बैलेंस एंड प्रोप्रियोसेप्शन, न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग, जैसे हाई-फाई वर्ड है आई नो, पर ये सारी ट्रेनिंग हम ऐड करते हैं। एंड फाइनली फेज 4 में हम स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ होता है असली रिटर्न टू प्ले की ट्रेनिंग स्टार्ट। अब ये फेज ऑफ रिहैब आपका चाहे सर्जरी कराओ या ना कराओ, दोनों में कंसिस्टेंट है। एंड इसलिए कहते हैं ACL सर्जरी के बाद आपको 6 से 9 महीने तक का टाइम लग सकता है फॉर रिटर्निंग बैक टू योर स्पोर्ट्स। हाँ, आप अपनी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में आप 2 to 3 मंथ्स में एंटर कर जाओगे। रनिंग साइकिलिंग जॉगिंग आप 3 महीने में कर लोगे, इवन समटाइम फास्टर। लेकिन प्रॉपर डांसिंग स्पोर्ट्स खेलने के लिए आपको 6 महीने का टाइम लगेगा, क्योंकि ये फेज इतना टाइम लेते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि जो टेंडन हम इस्तेमाल करते हैं मसल का लिगामेंट बनाने के लिए, ग्राफ्ट जिसे हम कहते हैं, उसको टेंडन से ग्राफ्ट यानी लिगामेंट बनने में एटलीस्ट इतना ड्यूरेशन चाहिए। बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसके अंदर फ्रॉम टेंडन टू लिगामेंट बनने में। अगर आप ये रिहैब नहीं करते हो और उससे पहले बिफोर द टाइम आप उस पर लोड देते हो तो उसके रप्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने ऑब्जर्व करी है पेशेंट में, जैसे ही पेन कम होता है, थोड़ा रेंज ऑफ मोशन अच्छा आ जाता है, रिहैब फॉलो ना करने की जगह डायरेक्टली जिम या फुटबॉल या अपने स्पोर्ट्स में एंटर कर जाते हैं, जिसके कारण उनके एक तो री-रप्चर रेट बढ़ जाते हैं, दूसरे बात मसल में इतना स्ट्रेंथ नहीं आता, तो क्या होता है वो नी पे बहुत ज़्यादा लोड आता है तो पेन डेवलप कर जाता है, स्वेलिंग डेवलप कर जाती है। दूसरी चीज़ मैंने जो ऑब्जर्व करी है कि मैक्सिमम स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग आफ्टर सर्जरी अपना रिटर्न टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ले ही नहीं रहे हैं। वो उस तरीके से अपने आप को आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ रिटर्न टू स्पोर्ट्स सिर्फ उन्हीं के लिए ज़रूरी नहीं है, तो जो एथलीट है, इवन ये नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मल इंडिविजुअल कभी लाइफ में रनिंग नहीं करेगा, कभी डांस नहीं करेगा, कभी जंपिंग एक्टिविटी नहीं करेगा। तो इसलिए ये रिटर्न टू स्पोर्ट्स जो हमने बोला है, ये टर्म, ये ट्रेनिंग जिसके अंदर स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है, ये हर इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है। ये ट्रेनिंग एक तो आपकी स्ट्रेंथ वापस लेकर आएगी, आपकी जॉइंट की स्टेबिलिटी वापस लाएगी, साइकोलॉजिकली आपको रेडी करेगी फॉर योर फ्यूचर एक्टिविटी। एक छोटी सी बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, जो लोग सर्जरी ऑप्ट नहीं करते, एक ACL डिफिशिएंट नी में रहते हैं, क्या वो ये सारी एक्टिविटी नहीं कर सकते? डेफिनेटली वो कर सकते हैं। वो वापस से रनिंग, जंपिंग, साइकिलिंग, स्पोर्ट्स लेवल की एक्टिविटी कर सकते हैं। हाँ, रोटेशनल स्टेबिलिटी में उनको इशू आ सकता है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलता है, यहाँ कोई जहाँ रोटेशनल एक्टिविटी ज़्यादा हो, वहाँ सर्जरी कराना बेटर ऑप्शन है। क्योंकि अगर ऐसे मूवमेंट में इंस्टेबिलिटी आती है तो कार्टिलेज और मेनिस्कस के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन मेरा कंसर्न यहाँ पे ये है कि अगर आप इस टाइप की एक्टिविटी नहीं करते हो और अगर आप नॉन सर्जिकल के लिए ऑप्ट करते हो, तो क्या ये आप सारी ये लैंडिंग, जंपिंग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे, ठीक है, उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। बट इस बात का ध्यान रखिए कि आपके नी में हमेशा ACL डेफिशिएंट रहेगा, तो आपको रिहैब सिर्फ 6 महीने या 7 महीने नहीं करना, आपको अपनी मसल स्ट्रेंथ लॉन्ग लाइफ बना के रखनी है। क्योंकि जहाँ आपकी हैमस्ट्रिंग वीक हुई नहीं, क्वाड्रिसेप में कंट्रोल गया नहीं, वहीं आपको इंस्टेबिलिटी आना बढ़ सकता है। नाउ कमिंग बैक टू दैट केस जो मैंने आपको शुरुआत में डिस्कस करा था कि 60 ईयर ओल्ड पर्सन जिनका ACL टीयर हो गया है, वो काफ़ी फिजिकली एक्टिव है, तो क्या उनके लिए सिंथेटिक ग्राफ्ट करना चाहिए? देखो, एज उनके नी में ऑलरेडी आर्थराइटिस सेटल इन हो चुका है, उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है कंजर्वेटिव कंटिन्यू करना। वो अगर अपना अच्छा रिहैब करते हैं तो उनको ACL डेफिशिएंट पता भी नहीं चलेगा एंड ही विल एबल टू डू ऑल दी एक्टिविटी, फिजिकली हाई डिमांडिंग एक्टिविटी टू। दूसरा सवाल आता है सिंथेटिक ग्राफ्ट पे। अब जो इंडिविजुअल ना रिहैब करना चाहता है लॉन्ग टर्म एंड उसको सिर्फ लिटिल बिट स्टेबिलिटी चाहिए विद अ मिनिमल रिहैब आफ्टर सर्जरी ऑल्सो, उनके लिए सिंथेटिक ग्राफ्ट डेफिनेटली एक गुड ऑप्शन है। मसल आपकी बची रहेगी, स्वेलिंग कम रहेगा, सर्जिकल साइड पेन कम रहेगा एंड रिकवरी भी फास्टर होगी। तो फाइनल टेक होम मैसेज ये है कि अगर आपके MRI में ACL टीयर आया है तो परेशान मत होइए, क्योंकि आपकी रोटेशनल स्टेबिलिटी क्या है, फंक्शनल स्टेबिलिटी क्या है, आपको इंस्टेबिलिटी आ भी रही है या नहीं, आपकी वर्क लाइफ क्या है, वर्क लाइफ प्रोफाइल क्या है, एंड एज क्या है, नी में आर्थराइटिस है या नहीं, बहुत सारे फैक्टर हैं जो हेल्प करते हैं डिसाइड करने में वेदर आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट है या नहीं। अच्छा, एक सवाल और मेरे पास बार बार आता है, क्या हम ऑर्थोबायोलॉजिस्ट जैसे कि PRP, GSC, स्टेम सेल्स या एक्सोसोम ACL टीयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? डेफिनेटली, अगर वो पार्शियल ACL टीयर है, यानी अभी उसके कुछ फाइबर इंटैक्ट है, क्योंकि कंप्लीट ACL टीयर में इनका एक्चुअली कोई ज़्यादा खास रोल नहीं है। और अगर आपको ग्रेड 2 मेनिस्कस टीयर है या कार्टिलेज डैमेज है
ऐसे में भी आप PRP GFC जैसे टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अलॉन्ग विद ACL TR सो दैट वो रिकवर कर जाए एंड देन यू कैन कंटिन्यू योर रिहैब एज अ कूपर। इन सब के बाद भी आपको डाउट है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, तो you can always consult me. The link is in my description and don't forget to follow me on Instagram for more such quick updates regarding your sports medicine and injury.